Good morning, people. Welcome back to the channel. For UPSC Prelims 2026, we are going to discuss important theme that is President's Rule. This is very important for your exam. Last year भी यहाँ से एक सवाल आया था related to Article 355 and also what are the implications of President Rule. President Rule लगती है तो क्या क्या इसका implications है. ये दो सवाल आपके previous year question पिछले ही साल आए थे. So this is very important for your exam. What you need to do? लिसन टू द क्लास को सुनिए प्लस मेक नोट्स आउट ऑफ इट. क्योंकि हम यहाँ पे किताब देख के नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं. वी मेक इट थ्रू फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, आपका नोट्स बन जाएगा. एंड वी टीच इट. हम इसको लक्ष्मीकांत से ही आपके पढ़ा रहे हैं, बट हम इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज. सो आप नोट्स बनाइए एंड अगेन जैसे ही टॉपिक ख़त्म होती है गो एंड रीड लक्ष्मीकांत फ्रॉम उस टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए. वो टॉपिक आपका वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा. एंड जब भी रिवाइज करना हो आप कोशिश करिए कि एक बार आपकी आंखों के सामने आपके स्क्रीन पे ये क्लास चलता रहे, आपकी ईयर्स में मेरी आवाज़ चलती रहे, आपकी आंखों के सामने आपके नोट्स खुले हों एंड देन यू रिवाइज इट वंस. आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे एंड देन आप इस क्लास से फ्री हो जाएंगे. एंड इफ़ यू फॉलो दिस क्लासेस, इफ़ यू परसो दिस क्लासेस एंड आपको जो डिक्टेट कराया जा रहा है अगर आप करते हैं, यकीन मानिए आपकी पॉलिटी, इधर आप बिगिनर हैं या फिर आप एडवांस हैं, आपकी पॉलिटी 1%, टॉप 1% जो लेस देन टॉप 1% जो पॉपुलेशन होगी उससे होगी. पॉलिटी में आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता. इस बात की गारंटी मेरी तरफ से है. बस आप इतनी सी गारंटी दे दीजिए कि डू फॉलो व्हाट इज़ बीइंग डिक्टेटेड हियर. जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है करने के लिए वही कीजिए. सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट्स रूल हमेशा न्यूज़ में रहा है, हमेशा न्यूज़ में रहता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जामिनेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल. मेंस में पीटी में यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पीटी. मेंस के लिए सी फॉर मेंस एग्जामिनेशन योर फंडामेंटल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, दीज थ्री मेक्स बेसिस. ये बेसिस है आपका. इसके बाद अगर करेंट अफेयर्स में आप अगर जाएं, इफ यू सी इन करेंट अफेयर्स देन आपको न्यूज़ में क्या रहा है एंड आर्गुमेंट्स आपको फॉर में देने होते हैं, अगेंस्ट में देने होते हैं. लेकिन ये आपके आर्गुमेंट्स किस पे बेस्ड होते हैं? आपके इन फंडामेंटल्स पे. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, इन्हीं चीज़ों पे आपके आर्गुमेंट्स बेस्ड होते हैं. सो अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, आपका ये पोर्शन फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, किसी भी पॉलिटी के किसी भी थीम के लिए अगर ये रेडी है तो आप ये श्योर रहिए कि आप 70 to 80% मेंस रेडी रहते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पार्टिकुलर स्पेशली फॉर पॉलिटी आई एम सेइंग. बिकॉज बहुत हवा है कि लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ, ओनली रीडिंग लक्ष्मीकांत विल नॉट मेक यू पास थ्रू द एग्जामिनेशन. सी नोबडी इज सेइंग दैट ओनली लक्ष्मीकांत विल सेल थ्रू मेंस. पीटी के लिए तो दिस बुक इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई बात ही नहीं है. फॉर मेंस के लिए नोबडी इज सेइंग कि ओनली लक्ष्मीकांत विल सेल यू थ्रू, बट विदाउट लक्ष्मीकांत यू कैन नॉट डू इट. विदाउट लक्ष्मीकांत यू कैन नॉट डू इट. एंड याद रखिए आप चाहे जहाँ से भी आप कोई भी क्लास कर रहे हो, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी की क्लास कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट डूइंग सेल्फ स्टडी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक, अगर आप स्टैंडर्ड बुक की सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग की प्रिंटेड मटेरियल्स और क्लास नोट्स पर रिलाई कर रहे हैं, देन आप अपने लिए एक ग्रेव यू आर डिगिंग ग्रेव फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें खुद के ही अटेम्प्ट को, खुद के ही एग्जाम को आप दफन करेंगे. सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल. यू हैव टू हैव रीड लक्ष्मीकांत. आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर वे. अगर ऐसा होता कि किसी ए लिस्टर फैकल्टी के क्लास सुन के
किसी एक्सीलेंट कोचिंग को फॉलो करके वहाँ के नोट्स को पढ़ के अगर एग्ज़ाम निकलना होता तो जितने लोग कोचिंग करते हैं उन सारों का एग्ज़ाम निकल रहा। एंड हर टॉपर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलता। सो अगर कोई आपको ऐसे बरगला रहा है आकर के, चाहे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ने, लक्ष्मीकांत इज़ नॉट इनफ, स्पेक्ट्रम इज़ नॉट इनफ, एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ, he or she is just trying to sell his or her course, that's it. So इस टोन पे हम प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो बी वेरी केयरफुल। रिमेंबर, अब प्रेसिडेंट रूल क्या है? नाम से ऑब्वियस है, प्रेसिडेंट का रूल। प्रेसिडेंट का रूल कहाँ पे? प्रेसिडेंट का रूल कहाँ पे? स्टेट्स में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी सिचुएशन दी है कि उस सिचुएशन में, अगर वो सिचुएशन स्टेट में अराइज हो जाती है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को टेक ओवर करना पड़ता है। प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं एंड इसी सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। समझ में आया? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिचुएशन दी गई है, हम अभी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिचुएशन दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर किसी भी स्टेट में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेंगे, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव को टेक ओवर कर लेंगे एंड सारे के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे, या फिर उनके बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑथोराइज करते हैं गवर्नर को, गवर्नर डिस्चार्ज करता है। सो इस सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेट के एग्जीक्यूटिव को टेक ओवर कर लेते हैं। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो फंक्शन है वो पार्लियामेंट करने लगती है। सो बेसिकली इस सिचुएशन में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, इसको प्रेसिडेंट डिसमिस कर देते हैं एंड इसकी सारी की सारी पावर्स किस में चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। एंड प्रेसिडेंट अभी इन पावर्स को या खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर गवर्नर को एक्सरसाइज, कहते हैं कि प्रेसिडेंट खुद डिस्चार्ज कर सकते हैं इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के फंक्शंस को, क्योंकि इनको डिसमिस कर दिया गया है ऑफिस से। तो प्रेसिडेंट में ये सारे पावर्स चले गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रेसिडेंट में। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट खुद इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर वो उनके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ, जस्ट अ मिनट, on behalf of president, governor will exercise these powers with the help of चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आप में से कोई आगे चल के किसी ना किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जरूर बनेगा। सो ये पूरा सिनेरियो होता है और इसीलिए आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 356 को, इस पूरे सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए एक ऐसे सिचुएशन की वजह से उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर को ऑफिस से डिसमिस कर दिया है एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की जितनी भी पावर थी वो प्रेसिडेंट ने अपने आप में ले लिया है। अब इस पावर का या तो प्रेसिडेंट खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर डिस्चार्ज करता है यह फंक्शन चीफ सेक्रेटरी के हेल्प से, एंड इसीलिए इस पूरे सिनारियो को प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। अब हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिचुएशन दी गई है। देखिए यहाँ तक आपने जो फ्लो चार्ट बना लिया होगा, सबसे पहले आप प्रेसिडेंट रूल के बाजू में ऐसे इन्वर्टेड कोमा दे कर लिख दीजिए कि व्हेन गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, जस्ट अ मिनट, a situation when government of a state cannot be carried on according to provisions of the Constitution. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द हैं। इन अकॉर्डिंग टू को आप
ऐसे नहीं लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया जल्दी कंप्लीट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिचुएशन दी गई है और वो यही सिचुएशन है, एक ऐसा सिचुएशन स्टेट में अराइज हो जाए जहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट के पास ये लॉफुल होता है कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। अब ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चल रही है या नहीं, ये प्रेसिडेंट गवर्नर के रिपोर्ट पे करते हैं या फिर अदरवाइज, यानी प्रेसिडेंट को खुद भी लग सकता है कि ये स्टेट की सरकार ठीक नहीं चल रही है या फिर गवर्नर की रिपोर्ट दे। तो इन दोनों सिचुएशंस में अगर ये दोनों सिचुएशंस इस डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, देन उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ये आपको ये एज सच रट लेना है, क्योंकि यही एक ग्राउंड है, यही एक सिचुएशन है जहाँ पे आप हर जगह देखेंगे दिस इज द ग्राउंड ऑन विच प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल नींद में भी याद होना चाहिए। सिचुएशन हैज अ रीजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है प्रेसिडेंट रूल का। आइए अब हम प्रेसिडेंट रूल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो अगर आप बात करें, हमने जब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ा था तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में हमने देखा था, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आर्टिकल 355 के अंदर 2 ड्यूटीज हैं सेंटर के ऊपर। क्लियर है? आर्टिकल 355 के अंदर, आर्टिकल 355 अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम अभी BL के क्लास स्टार्ट करेंगे, देन अगर आप आर्टिकल 355 पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के तो उसके अंदर 2 ड्यूटीज है। उसमें से एक ड्यूटी ये है, और ये ड्यूटी किस पे है? ऑन सेंटर गवर्नमेंट पे ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि टू इंश्योर, ये इंश्योर करना कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करे, दैट टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विथ, ये वर्ड्स इतना, ये फ्रेज आपको रटना ही पड़ेगा, ये बार बार आपके सामने आता रहेगा, इन अकॉर्डेंस विथ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आर्टिकल 355 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 ड्यूटीज है। सेकेंड हमने वहां पे देखा था, फर्स्ट ड्यूटी ये है कि फर्स्ट ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि हर स्टेट गवर्नमेंट, द वर्ड इंपॉर्टेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो। अब अगर किसी भी स्टेट में कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही होती है तो इट इज दिस ड्यूटी, ये जो ड्यूटी है, इट इज दिस ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर जो है स्टेट की गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है, स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है। और इसी को जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड इसी को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है, यानी आर्टिकल 356 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक करती है। क्लियर है? ये पूरा बेसिस है आपके प्रेसिडेंट रूल का। फिर से समझा देती हूँ। आर्टिकल 355 आप पढ़ेंगे, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ है। उसमें से एक ड्यूटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि हर स्टेट, एवरी स्टेट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से हो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस ड्यूटी के परफॉर्मेंस में जब भी सेंट्रल को लगता है कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो ये ड्यूटी के परफॉर्मेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेती है अंडर आर्टिकल 356। तो किस आर्टिकल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है? 356 के। लेकिन इस टेक ओवर का बेसिस क्या है? आर्टिकल 355, क्योंकि यहाँ पे
355 के अंदर सेंटर पे ड्यूटी है कि सेंटर को इंश्योर करना है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से हो, एंड इसी ड्यूटी के परफॉर्मेंस में जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करती है, एंड ये टेक ओवर किस आर्टिकल से होता है? 356 के अंदर, एंड इसी को प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। क्लियर है? ये आपको पूरा बेसिस है, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। क्या ग्राउंड है? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि देयर आर ट्रू ग्राउंड्स, दो ग्राउंड्स आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो पहला ग्राउंड आपके आर्टिकल 356 में ही मिलता है, एंड दूसरा ग्राउंड आपका आर्टिकल 365 में मिलता है। आर्टिकल 365 को हमने बहुत लेंथ पे डिस्कस किया था जब हमने सेंटर स्टेट रिलेशन, स्पेशली एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जब डिस्कस किया था, तो इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। आर्टिकल 356 में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि जब एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए, हमने कहा कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंश्योर करना इम्पॉसिबल है, यानी the government of the state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution, then इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट, इस सिचुएशन में जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट विल इशू अ प्रोक्लामेशन, प्रेसिडेंट विल इशू अ प्रोक्लामेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट विल इशू अ प्रोक्लामेशन। अब ये प्रेसिडेंट कब इशू, अब ये सिचुएशन जो अराइज हो गई है स्टेट में कि उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, ये कैसे पता लगेगा? इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि एक सिचुएशन आ गई है जहां पे स्टेट की गवर्नमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं चल सकती। तो ये जो प्रेसिस है प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन का, या तो दो ग्राउंड है यहाँ पे भी देखिए, या तो ये गवर्नर के रिपोर्ट पे, उस स्टेट की गवर्नर रिपोर्ट करे कि प्रेसिडेंट साहब अब स्टेट में ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे माहौल बन रहा है, अब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अब इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की ब्रेकडाउन होने वाली है, पहली बात। या फिर पहला हो गया कि ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर। दूसरा कि अगर गवर्नर का रिपोर्ट ना भी आए लेकिन प्रेसिडेंट को खुद लगे, यानी अदरवाइज दूसरा ग्राउंड भी है। जरूरी नहीं है कि उस स्टेट के गवर्नर जब रिपोर्ट करेंगे या करेंगी तभी प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। अगर अदरवाइज मतलब प्रेसिडेंट को यहाँ पे डिस्क्रिशन दिया हुआ है। अगर प्रेसिडेंट जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अदरवाइज बोलती है वर्ड, तो वहां पे वो अदर सिनेरियो को इमेजिन करती है, एंड इसमें प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होता है कि अगर स्टेट की गवर्नर रिपोर्ट ना भी दे तो भी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इस स्टेट की सरकार थोड़ी टेढ़ी चल रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो सकता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट प्रोक्लामेशन इशू कर सकते हैं ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ आर्टिकल 356, एंड यहाँ पे फिर रिजल्ट होगा प्रेसिडेंट रूल। हमने कहा प्रेसिडेंट रूल माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करेगी, सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं स्टेट के वो प्रेसिडेंट में चले जाते हैं। अभी हम देखेंगे इसका इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। नाउ सेकेंड ग्राउंड क्या है? सेकेंड ग्राउंड जो है वो आर्टिकल 365। इफ यू रीड आर्टिकल 365,
आर्टिकल 365 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस देगी, किसको, कुछ डायरेक्शंस देती है, किसको, किसको डायरेक्शन देगी, स्टेट को। क्लियर है? स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ, आर्टिकल 365 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है, और ये कोई आम डायरेक्शन नहीं होते हैं। दिस डायरेक्शंस आर रिलेटेड टू हाउ टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर को किस तरह से एक्सरसाइज करना है, उससे रिलेटेड डायरेक्शंस होता है। नाउ द आर्टिकल 365 सेज कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शंस देती है एंड स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट फेल कर जाती है उन डायरेक्शंस को इफेक्ट देने में या फिर उन डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आर्टिकल 365 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी स्टेट को, ये किस तरह के डायरेक्शंस है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है, उससे रिलेटेड डायरेक्शंस है। इन डायरेक्शंस के साथ एक पेनल सैंक्शन भी है, मतलब कि स्टेट पीछे अगर आवाज आ रहा हो तो प्लीज अवॉइड, कि स्टेट गवर्नमेंट अगर इन डायरेक्शंस को इफेक्ट देने में फेल हो जाए या फिर कंप्लाई करने में फेल हो जाए, किसको, इन डायरेक्शंस को, देन इस सिचुएशन में भी इट वुड बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट। अब ये सिचुएशन ऐसा आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि प्रेसिडेंट के लिए ये लॉफुल होगा कि प्रेसिडेंट अज्यूम कर ले, क्या अज्यूम कर ले, कि स्टेट में एक सिचुएशन आ गई है जहां पे स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकती, स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रही है, एंड हेंस यहां पे आपका प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 वुड बी इम्पोज्ड। क्लियर है? ये दो ग्राउंड्स हैं, दोनों का एक ही सिचुएशन, दोनों एक ही पॉइंट पे ले जाते हैं दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन द पर्टिकुलर स्टेट, यानी उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की ब्रेकडाउन हो गई है। दोनों सिचुएशंस आपको यहीं ले आ रहे हैं। ये डायरेक्ट बताता है कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसा सिचुएशन है। यहाँ पे 365 एक पार्टिकुलर सिचुएशन का एग्जाम्पल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन दी है, स्टेट्स उन डायरेक्शन को इफेक्ट देने में या उन डायरेक्शन से कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंट के लिए लॉफुल है ये अज्यूम कर लेना कि अब इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, अब इस स्टेट की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है, एंड हेंस President would issue proclamation related to imposition of President rule under Article 356. क्लियर है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट शुड बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट जा रही है, उस स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अगेंस्ट जा रही है, देन प्रेसिडेंट रूल आएगा ही आएगा, चाहे ये 356 यानी डायरेक्टली आ जाए या फिर 365। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि किस तरह के सिचुएशन बन सकते हैं जहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही हो। क्लियर है? तो हमने प्रेसिडेंट रूल देख लिया, ठीक है, हमने प्रेसिडेंट रूल देख लिया, हमने ग्राउंड्स देख लिए, 355 देख लिया, 356 देख लिया एंड 365 देख लिया, राइट। अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन तो कर दिया, अब स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, इसका इफेक्ट क्या, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन देखेंगे, उसके बाद हम कंसिक्वेंसेस देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। अब याद रखिएगा कि आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन होता है, प्रेसिडेंट रूल का
प्रोक्लामेशन, जो इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में प्रोक्लामेशन कहते हैं। प्रोक्लामेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लामेशन है, इसका पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है या नहीं लेना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि यस, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इस स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट रूल लगना है, लेकिन इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना ही होना है। तो इस प्रोक्लामेशन को का अप्रूवल होना चाहिए। पहला सवाल तो हमने देख लिया कि क्या अप्रूवल होना चाहिए, तो यस, किससे? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। यानी लोकसभा अलग उस प्रोक्लामेशन को अप्रूव करेगी, राज्यसभा अलग उस प्रोक्लामेशन को अप्रूव करेगी। सवाल उठता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर? आज प्रोक्लामेशन इशू हुआ, 1 साल बाद अप्रूवल कर सकती है, कभी भी कर सकती है, 10 साल बाद भी कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि नहीं जनाब, इतना ढीला सीली नहीं है, प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट साहब इशू कर रहे हैं, लेकिन दोनों हाउसेस से वो प्रोक्लामेशन अप्रूव होना चाहिए। और कितने टाइम लिमिट के अंदर? सो विद इन 2 months, विद इन 2 months ऑफ इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन, इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन। यानी मान लीजिए इस तारीख को प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लामेशन इशू करते हैं, अब इस तारीख के 2 महीने के अंदर, विद इन 2 months, ये प्रोक्लामेशन जो है दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होनी चाहिए। क्लियर है ये? अब हमने कहा कि विद इन 2 months ये दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा से। लोकसभा एंड राज्यसभा, ये या नहीं है, ये एंड है, और नहीं है, एंड है। अब एक ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो प्रोक्लामेशन है वो तब इशू हो कि लोकसभा या तो डिसॉल्व हो, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, या फिर लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ये जो 2 महीने का ड्यूरेशन है, इसके बीच लोकसभा के पास इतना काम रही है कि लोकसभा इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव नहीं कर पाई है किसी भी कारण से। 2 सिचुएशन हो सकता है। हमने कहा कि प्रोक्लामेशन जो है प्रेसिडेंट रूल का, वो 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से अलग अलग पास होना चाहिए, अलग अलग अप्रूवल उसका होना चाहिए। तो हम फिर से एक सिनेरियो लेके आते हैं कि देखिए, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा तो हमारी परमानेंट नहीं है, हर 5 साल पे वो डिसॉल्व होती है, उससे पहले भी हो सकती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल का प्रेसिडेंट रूल लगे और लोकसभा हमारी या तो डिसॉल्व हो सिचुएशन में, या फिर लोकसभा एक्टिव हो, लेकिन ये 2 महीने के ड्यूरेशन में किसी भी कारण से लोकसभा इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव नहीं कर पाए, तो क्या होगा? इस सिचुएशन के लिए भी राज्यसभा, इस सिचुएशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉल्यूशन देती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इस सिचुएशन में भी प्रोक्लामेशन सरवाइव कर जाएगा इफ राज्यसभा, ये सिचुएशन है जहां पे लोकसभा ने 2 महीने बीत गए हैं और लोकसभा ने प्रोक्लामेशन को अप्रूव नहीं किया है। अब इस सिचुएशन में भी ये प्रोक्लामेशन सरवाइव कर जाएगा अगर राज्यसभा इसको अप्रूव कर दे, मेन टाइम में अप्रूव कर दे। अब लोकसभा डिसॉल्व हुई है या फिर अप्रूव नहीं हुई है और डिसॉल्व हो गई है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ये प्रोक्लामेशन सरवाइव करेगा, दिस प्रोक्लामेशन विल सरवाइव अगर राज्यसभा अप्रूव कर दे। अब इस सिचुएशन के बाद आपका न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा तो आएगी, नई लोकसभा बन के आई है। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि इस नई लोकसभा के फर्स्ट सीटिंग, जिस डेट को इस लोकसभा की फर्स्ट सीटिंग होती है, उस डेट से लेकर 30 डे, विद इन 30वें दिन के अंदर, 30th डे के अंदर, यानी फर्स्ट सीटिंग से लेकर के 30 डे के अंदर इस प्रोक्लामेशन को, इस लोकसभा को अप्रूव करना होगा। इस प्रोक्लामेशन को राज्यसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था, लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी या फिर अप्रूव नहीं कर पाई और फिर डिसॉल्व हो गई, तो ये प्रोक्लामेशन सरवाइव करता रहेगा।
लेकिन जो नई लोकसभा बन के आई है उसकी फर्स्ट सिटिंग से लेकर के उसके 30वें दिन की सिटिंग 30th डेट तक, ये 30th सिटिंग नहीं होगी, 30th डे होगा, उसके बीच में इस प्रोक्लामेशन को अप्रूव करना पड़ेगा लोकसभा को। क्लियर है ये? क्लियर है ये? अब याद रखेंगे कि हमने कहा था कि दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है, दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है। राज्यसभा यहाँ अप्रूव कर, या तो राज्यसभा लोकसभा साथ में कर दे या फिर अलग अलग करे, हमने एक सिचुएशन देख लिया। तो इस अप्रूवल के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए? प्रेसिडेंट रूल के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। याद रखेंगे आप, नेशनल इमरजेंसी में ये स्पेशल मेजोरिटी थी, लेकिन अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल है, इसके लिए आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, जैसे जैसे फ्लो डायग्राम बन रहा है बनाते जाएंगे, सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, ठीक है, ये सिचुएशन लोकसभा राज्यसभा सेशन में है तो इमीडिएट अप्रूव हो गया। ये सिचुएशन जो हमने इमेजिन किया ये होगा ही नहीं, लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा का ये वाला सिचुएशन आ गया तो ये सिचुएशन है, दोनों केसेस में अप्रूवल हो गया। अब पार्लियामेंट ने जब अप्रूवल कर दिया तो ये जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन है ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है, कितने समय तक ये कंटिन्यूएशन में रह सकता है? तो याद रखना है कि जब एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन 6 महीने तक के लिए ये एक्शन में रहेगा। एंड जस्ट अ मिनट, सो ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। अब इस 6 महीने के बाद क्या होगा? तो इसके लिए कहा गया है कि 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट के पास जाना होगा, पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हर 6 महीने पे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए एंड आप हर 6 महीने पे पार्लियामेंट के पास जाइए, दोनों हाउसेस से आप अप्रूवल लीजिए और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अनदर 6 मंथ्स। लेकिन क्या कोई टाइम लिमिट है क्या? इस तरह से तो इनडिफिनिट चलता जाएगा किसी भी स्टेट में, है ना? पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ऑन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे आप पार्लियामेंट के पास जाइए, अप्रूवल ले लीजिए, एक्सटेंड करा लीजिए, फिर तो प्रेसिडेंट रूल इनडिफिनिट लग सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि ये पीरियोडिक अप्रूवल पे आप 6 महीने के लिए एक्सटेंड तो कर सकते हैं, बट ये कितने, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट फिक्स कर दी कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी एक, याद रखेंगे, एक स्टेट में 3 साल से लगातार 3 साल से ज्यादा आप प्रेसिडेंट रूल लगा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मान लीजिए, इसको हम डायग्राम से बना देते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लामेशन होता है, आर्टिकल 356 लगती है, पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलता है, फर्स्ट टाइम अप्रूवल मिला। अब ये कितने 6 महीने तक चलेगा, 6 मंथ। अब यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा, फिर से ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, फिर से पार्लियामेंट्री अप्रूवल, सो ऑन सो फोर्थ। तो पार्लियामेंट कहती है कि इस तरह से तो आप इंडिफिनिट जा सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर, ये जो है अप्रूवल कंटिन्यूएशन, ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही जा सकता है। ये मैक्सिमम कितने साल तक जा सकता है? 3 इयर्स तक ही जाएगा, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने साल तक लग सकता है, तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक भी 3 इयर्स तक लगेगा। अभी हम देखेंगे कि 44th अमेंडमेंट से इस 3 इयर्स पे भी लिमिटेशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा कि ये मैक्सिमम 3 इयर्स तक जा सकते हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन अब 44th अमेंडमेंट से देखिए पार्लियामेंट के पास कितना वास्ट पावर है, और ये सब अप्रूवल और कंटिन्यूएशन, ये सब क्या सिंपल मेजोरिटी से होने वाली चीजें हैं।
सिंपल मेजोरिटी, जिस तरह से घर में दाल भात बनता है उस तरह से पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, किसी स्टेट के गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। उस बेसिकली प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इंपोज कर रहे हैं, बट पार्लियामेंट के बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा। तो जिस तरह से आपके घर में दाल चावल बनता है उस तरह से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिंपल मेजोरिटी से उस स्टेट में 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगाए रख सकती है, यानी उस स्टेट की गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है। सब कुछ पार्लियामेंट के पास पावर हो जाता है, हम अभी देखेंगे। सो ये वास्ट पावर जब देखा गया और जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके बाद की जो सरकार आई थी उसने 44th अमेंडमेंट ले आया। उस सरकार ने, जनता दल गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट ले आकर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड सेफ गार्ड लगाए। अब सिर्फ और सिर्फ वहां पे नेशनल इमरजेंसी में ही सेफ गार्ड नहीं लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल में भी कुछ सेफ गार्ड लगाए गए थे और कहा गया था कि ये जो 3 इयर्स का एक्सटेंशन है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट चाहे तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक इसको एक्सटेंड कर सकती है सब्जेक्ट टू पीरियोडिक अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। लेकिन 1 साल से ज्यादा जाने के लिए, यानी आप इसको मैक्सिमम 1 ईयर 3 इयर्स तक जा सकते हैं, लेकिन 1 ईयर से बियॉन्ड जाने के लिए, याद रखिएगा, टू गो बियॉन्ड 1 ईयर से आगे जाने के लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होनी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होने चाहिए इंडिया में या फिर किसी पार्ट में, उस पार्टिकुलर स्टेट में या फिर किसी पार्ट ऑफ दैट स्टेट में। हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी का लोकलाइज ऑपरेशन भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था। सो 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। 44th अमेंडमेंट 1978 से कुछ सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किए गए। कहा गया कि 1 ईयर से बियॉन्ड जाने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, ठीक है, वो पूरे इंडिया में लग सकता है, इंडिया के किसी कोने में लग सकता है, जो उस स्टेट में लगा हो सकता है या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट में हो सकता है। एंड दूसरा है यहाँ पे एंड यानी प्लस, दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करे, सर्टिफिकेट दे कि उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं करवाया जा सकता है इस सिचुएशन में, दैट द लेजिस्लेटिव assembly elections cannot be conducted in that state in a given situation। अब ये 2 कंडीशंस याद रखिएगा, यहाँ पे और नहीं है, ये एंड है, ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए एंड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, 3 साल तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल जा सकता है, लेकिन 1 साल से बियॉन्ड जाने के लिए 44th अमेंडमेंट से 2 सेफगार्ड्स लगाए गए। कहा गया कि 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए कि देश में नेशनल इमरजेंसी हो, कहीं भी इंडिया पूरे देश में हो, एक पार्ट में हो, उस स्टेट में हो या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट में हो। एंड दूसरा, इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन अभी नहीं कराए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ये एंड है याद रखिएगा, तो ही प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर, एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर फॉर 6 months एट अ टाइम। क्लियर है ये आपको? होप ये क्लियर होगा। सो दिस इज होल सिनारियो ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगा, याद रखेंगे कि ये अप्रूवल के लिए भी हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और एक्सटेंशन के लिए भी हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। यानी पार्लियामेंट चाहे
तो किसी भी स्टेट में जिस तरह से आपके घर में दाल चावल बनता है, उस तरह से उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और 3 साल तक के लिए खींच सकती थी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये इजी जो खींचना है 3 साल तक, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गया कि आप 1 साल के बियॉन्ड तभी जाइएगा जब नेशनल इमरजेंसी हो देश में, एंड साथ में आइए इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दे कि उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते हैं। क्लियर है? अब प्रेसिडेंट रूल तो लग गया, पार्लियामेंट ने अप्रूवल भी दे दी, ड्यूरेशन भी देख लिया। अब इस प्रेसिडेंट रूल का रिवोकेशन कैसे होगा? प्रेसिडेंट रूल का रिवोकेशन कैसे होगा? रिवोकेशन मतलब प्रेसिडेंट रूल लग तो गई है, अब इस प्रेसिडेंट रूल को हटाया कैसे जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि रिवोकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, प्रेसिडेंट को आना है मीडिया के सामने, उस मीडिया पे भी नहीं आना है, दूरदर्शन पे आना है, एंड साथ में एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन पढ़ देना है। सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन को आप लोकल लैंग्वेज में आप डिक्लेरेशन कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में इसको प्रोक्लामेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट को एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन पढ़ देना है और प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज करने के लिए जो प्रोक्लामेशन है उसका हमें अप्रूवल चाहिए, तो क्या प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए जो डिक्लेरेशन है या प्रोक्लामेशन है उसका अप्रूवल चाहिए क्या? तो सवाल ये उठता है कि डज दिस प्रोक्लामेशन ऑफ रिवोकेशन रिक्वायर अप्रूवल? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? तो आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल, देखिए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर रहा है, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर रहा है जो प्रोक्लामेशन, उसके लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। लेकिन जो रिवोक कर रहा है यानी जिससे प्रेसिडेंट रूल खत्म हो रहा है, उसके लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ये बना लीजिएगा। क्लियर है ये आपका? सो हमने देख लिया प्रेसिडेंट रूल, देख लिया 355 देख लिया, 356 देख लिया, 365 देख लिया, हमने अप्रूवल देख लिया, ड्यूरेशन देख लिया, 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या चेंजेस हुए थे ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल का कंसिक्वेंसेस क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगाई जाती है तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लास्ट ईयर से क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, दैट इज आर्टिकल 356 के इम्पोजिशन का क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए किसी भी स्टेट में 3-4 चीजें, 3-4 फंक्शंस होती हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसको लेजिस्लेचर करती है, लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर परफॉर्म करती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर कैरिड ऑन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटीज होते हैं। एंड एक और ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है स्टेट की, जुडिशरी हेडेड बाय स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, अब इन सब पे हम एक एक करके प्रेसिडेंट रूल का इंपैक्ट देखेंगे। तो याद रखिएगा कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो किस में वेस्टेड, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं स्टेट में, चाहे वो गवर्नर के पावर हो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के फंक्शन हो, ये सब के सब किस में वेस्ट हो जाते हैं? प्रेसिडेंट में। याद रखेंगे जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो किसके पास चला जाता है? ये प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, याद रखेंगे। अब इसका कंसिक्वेंस क्या है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सबसे पहले ऑफिस से हटाता है। सो प्रेसिडेंट सबसे पहले, अब क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस प्रेसिडेंट में है, तो सबसे पहले स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है
जो आपको सरकार दिखती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले इसको प्रेसिडेंट ऑफिस से हटाते हैं। याद रखिएगा, तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगती है किसी भी स्टेट में, उसका इमीडिएट इफेक्ट, याद रखेंगे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट इफेक्ट ये होता है कि स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उसको वो ऑफिस से डिसमिस हो जाते हैं, उनकी ऑफिस वो खत्म हो जाती है, वो ऑफिस में नहीं रहते हैं। क्लियर है ये? और सारे के सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के जो पावर है वो किस में चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास गया है, तो या तो प्रेसिडेंट खुद इस पावर को एक्सरसाइज करे, या फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ में ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट के जो गवर्नर हैं वो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के जो फंक्शन है उसको एक्सरसाइज करते हैं। एंड स्टेट के गवर्नर किसके हेल्प से करते हैं? विथ हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड इसी सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। इस सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो जा रही है ऑफिस से, एंड सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के गवर्नर के, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, स्टेट में कोई और एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन सब की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में, कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट ले रहा है। एंड प्रेसिडेंट सीधा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको ऑफिस से डिसमिस करता है, या इमीडिएट डिसमिसल होता है। जिस समय प्रेसिडेंट रूल लगी उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने ऑफिस से गए, और अब प्रेसिडेंट के बिहाफ में उस स्टेट की गवर्नमेंट को कौन चलाता है? गवर्नर विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी। एंड इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्योंकि उस स्टेट की गवर्नर चला तो रहा है, उस स्टेट की सरकार कौन चला रहा है? गवर्नर चला रहा है, लेकिन किसके बिहाफ में? प्रेसिडेंट के बिहाफ में, इसीलिए प्रेसिडेंट रूल नाम पड़ा। नहीं तो पूछा जाएगा आपसे कि गवर्नर रूल कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट की जो गवर्नर है सरकार तो गवर्नर चला रही है, लेकिन गवर्नर की अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर किसके बिहाफ में ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कर रही हैं? ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये माइंड में क्लियर पिक्चर होना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस से डिसमिस कर दिए जाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन किसने टेक ओवर कर लिया? प्रेसिडेंट ने। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था जो स्टेट की लेजिस्लेचर अब तक कर रही थी, अब ये कौन टेक ओवर कर लेगा? यहां पे प्रेसिडेंट है, यहां पे पार्लियामेंट है। ठीक है, क्लियर है ये? स्टेट की एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन टेक ओवर कर रहा है? प्रेसिडेंट। स्टेट का लेजिस्लेटिव फंक्शन कौन टेक ओवर कर रहा है? पार्लियामेंट। तो स्टेट की हमने देखा कि जब स्टेट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया था, तो स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव थी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये डिसमिस हो गई थी, इमीडिएट डिसमिसल है। तो क्या स्टेट का लेजिस्लेटिव फंक्शन अगर पार्लियामेंट टेक ओवर कर रही है तो स्टेट की जो असेंबली है उसका क्या होगा, उसकी लाइफ का क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके साथ क्या होगा, इसकी लाइफ के साथ क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि या तो सस्पेंड होगी या फिर डिसॉल्व होगी। अब ये सिचुएशन कब होगा, कैसे होगा, ये हम देखेंगे जब हम SR-Bommai जजमेंट पढ़ेंगे तब। इमीडिएट इफेक्ट याद रखिएगा, डिसॉल्व होने का एक कंडीशन है। इमीडिएट इफेक्ट ये है कि स्टेट की जो असेंबली है वो सस्पेंड हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट रूल लगता है और स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नहीं, कुछ कंडीशंस हैं जो SR-Bommai जजमेंट में दिए गए हैं, वो फुलफिल होंगे तभी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होगी। इमीडिएट इफेक्ट ये है कि स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ये इमीडिएट इफेक्ट से अपने ऑफिस से बाहर जाते हैं, याद रखिएगा। अब लॉ मेकिंग, अब स्टेट असेंबली आपकी इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड हो गई, यानी असेंबली तो है लेकिन वो काम नहीं करेगी, सिंपल। तो स्टेट के लिए लॉ मेकिंग किसके पास है?
स्टेट के लिए कानून कौन बनाएगा, स्टेट की जो फिनेंसेस हैं वो कैसे देखे जाएंगे, अगर ऑर्डिनेंस इशू करना हुआ कैसे होगा। सो लॉ मेकिंग के लिए 3 ऑप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन देती है कि लॉ, उस स्टेट के लिए लॉ बनाने की बात है तो खुद पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, पार्लियामेंट सेल्फ यानी पार्लियामेंट खुद बना सकती है। एंड दूसरा सिचुएशन है पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को। यहाँ पे डेलीगेशन है यानी पार्लियामेंट कुछ लोगों को ऑथोराइज कर सकती है। कौन कौन लोग होंगे, या तो प्रेसिडेंट को ही कह दे पार्लियामेंट की देखिए आप स्टेट के लिए लॉ बना दीजिए, या फिर कोई अदर अथॉरिटी हो उसको पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है, लॉ बनाने का काम दे सकती है। तो जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा है स्टेट में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो रही है या बताइए, सस्पेंड हो जा रही है इमीडिएट इफेक्ट से। असेंबली जिंदा है लेकिन वो काम नहीं कर सकती, आप याद रखिए। अब तो स्टेट की लॉ कौन बनाएगा, क्योंकि असेंबली तो काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ देख सकती है। 3 ऑप्शन है हमारे पास, पार्लियामेंट खुद लॉ बना दे या फिर पार्लियामेंट डेलीगेट कर दे, उस केस में प्रेसिडेंट बना सकते हैं या फिर किसी अदर अथॉरिटी को। यानी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर सकती है या फिर किसी अदर अथॉरिटी को भी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर सकती है। अब ये जो लॉज बनते हैं, ये जो लॉज बने हैं यहाँ पे, ये जो लॉज बन रहे हैं, सवाल ये है कि ये तीनों पार्लियामेंट बनाए, प्रेसिडेंट बनाए या फिर कोई अदर अथॉरिटी बनाए। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया यानी प्रेसिडेंट रूल हटा लिया गया स्टेट से, उस केस में इन लॉ का फ्यूचर क्या होगा? तो आंसर याद रखिएगा कि ये लॉ कंटिन्यू करते हैं प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी। क्लियर है ये लॉ कंटिन्यू करेंगे यानी लॉ प्रेसिडेंट रूल के टाइम पीरियड के साथ ये जो लॉज बने हैं ये कोटर्मिनस नहीं है, दे आर नॉट कोटर्मिनस। ये वर्ड्स तो आपको पता होंगे, कोटर्मिनस विथ लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट रूल या फिर पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये लॉज जो पार्लियामेंट ने या फिर डेलीगेशन के केस में प्रेसिडेंट या फिर किसी अदर अथॉरिटी ने बनाए हैं, ये प्रेसिडेंट रूल के रिवोक होने के बाद भी कंटिन्यू होते हैं। सो दिस लॉज आर नॉट कोटर्मिनस विथ लाइफ ऑफ द प्रेसिडेंट। कोटर्मिनस मतलब कि दोनों एक साथ खत्म होंगे। कोटर्मिनस, टर्मिनस मतलब खत्म होना, को मतलब एक साथ, यानी ये लॉ भी एक लॉ और प्रेसिडेंट रूल एक साथ खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, ये लॉ चलता रहेगा। इस लॉ का क्या करना है, वो अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, क्योंकि अब स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनल हो गई है, दिस स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन। ये स्टेट लेजिस्लेचर इसको चाहे तो रिवोक कर सकती है, चाहे तो अमेंड कर सकती है, चाहे तो जो करना है इसको फिर से इनैक्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस लॉ का क्या करना है स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी। प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो लॉज बनाती है पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट या फिर अदर अथॉरिटी, वो लॉ प्रेसिडेंट रूल के खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहते हैं। द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और other authority during the president rule are not coterminous with the life of the president rule। ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो लॉ बन जाएगा, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या होगा? तो हमने कहा कि पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है। सो पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो, इन दैट केस इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, इस केस में क्या होगा? स्टेट लिस्ट के में लॉ तो बनाना है, इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है ये? अब सवाल ये उठता है, ये सब हमने देख लिया, एक ही चीज बची है कि पैसे का क्या होगा। हमने कानून मानून देख लिया, सब चीज देख लिया, पैसे जो पैसे होंगे, फिनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। एंड हमें पता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा यही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज होंगे। स्टेट के अब देखिए
प्रेसिडेंट रूल लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे सेंटर देगी। पैसे हमेशा जो भी खर्चे होंगे स्टेट के वो कहाँ से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट रूल लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अभी भी कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा नहीं आता है। अब याद रखेंगे कि इस पैसे, देखिए पैसे का लेखा जोखा का जो पूरा का पूरा जिम्मेदारी है वो लोकसभा के पास होता है, वहां ऊपर में राज्यसभा के पास पैसे के मामले में ज्यादा से नहीं है, एंड स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है। तो क्योंकि अब स्टेट असेंबली जो है सस्पेंडेड है, कुछ नहीं कर सकती, तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो पैसे खर्च होने वाले हैं स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, ये कौन देखेगा, ये कौन अप्रूव करेगा? लोकसभा। अब मान लीजिए लोकसभा सेशन में ना हो, इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन, लोकसभा सेशन में ना हो, उस केस में क्या होगा? कौन अप्रूव करेगा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से खर्चे? तो प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर है ये? सो बैकग्राउंड में मे भी कुत्ते के भौंकने का आवाज आ रहा होगा, प्लीज अवॉइड, प्लीज बियर बिकॉज आई एम बियरिंग। क्लियर है ये? सो ये फिनेंसेस का हमने देख लिया कि पहली बात प्रेसिडेंट रूल लगा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन पैसे उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कहाँ से जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही जाएगा। जब प्रेसिडेंट रूल लगा है तब भी इस फंड से जो पैसे जाने की अथॉरिटी कौन ऑथोराइज करेगा? लोकसभा करेगी। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो कौन ऑथोराइज करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। सो ये चीजें हमने देख ली। एग्जीक्यूटिव पे क्या इंपैक्ट होता है, लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट होता है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटी हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटी। अब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि इनके पावर्स को, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटी जो स्टेट में फंक्शन कर रही है उनके पावर को सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट। इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है ये? प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है या फिर कोई अदर नेसेसरी स्टेट, अदर प्रेसिडेंट को जो भी लगे कि नहीं इस स्टेट की गवर्नमेंट को कैरी ऑन करने के लिए मेरे को जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, जो भी जरूरी स्टेप्स लेने हैं, प्रेसिडेंट ले सकता है। सो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटी जो स्टेट में फंक्शन कर रही है उनके पावर्स को सस्पेंड किया जा सकता है, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग अदर नेसेसरी ऑफ स्टेट। जो लास्ट बचता है वो है स्टेट जुडिशरी पे क्या इफेक्ट होता है। सो याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट रूल का स्टेट के जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाई कोर्ट की पोजीशन वही रहती है, सेम रहती है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। प्लीज याद रखिएगा। तो स्टेट जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट के बाकी जो ब्रांचेज हैं, आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पूरी तरह से ये ढिल जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का तो इमीडिएट सस्पेंशन होता है, हमने देखा, इमीडिएट डिसमिशल होता है, यानी चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ऑफिस से हटा दिया जाता है तत्काल प्रभाव से। लेजिस्लेचर का हमने कहा कि लेजिस्लेचर जो है वो या तो सस्पेंड हो सकती है या फिर डिसॉल्व हो सकती है, तो इमीडिएट इफेक्ट है सस्पेंशन का, याद रखिएगा। डिसोल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा तब ये डिसॉल्व होगी, और ये सार्वभौमिक जजमेंट में दिया गया था जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉ मेकिंग हमने देख लिया, 3 स्टेप्स हैं। पार्लियामेंट खुद कर सकती है, अगर पार्लियामेंट डेलीगेट करे तो प्रेसिडेंट या फिर कोई अदर अथॉरिटी कर सकता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन अगर प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो लॉज बन रहे हैं, अब प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो गया है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया है, लेकिन ये जो लॉज बने हैं ये कंटिन्यू रहते हैं। प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है, ये लॉज कंटिन्यू रहते हैं, ये टू बी कंटिन्यूड रह सकते हैं इंडिफिनिट पीरियड तक। तो प्रेसिडेंट रूल का टाइम, प्रेसिडेंट रूल का एंड एंड उस दौरान बने हुए लॉ का एंड ये सेम नहीं होता है, इसलिए कहा गया कि दे आर नॉट को टर्मिनस विद द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट रूल। एंड
अब इस लॉ का क्या करना है ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये स्टेट असेंबली डिटरमाइन करेगी। ये अमेंड कर सकती है, नया लॉ बना सकती है, रिवोक कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। पैसे की बात है कि पैसे, अब याद रखेंगे प्रेसिडेंट रूल लगा है स्टेट में, यानी स्टेट की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। तो लेकिन अब स्टेट की गवर्नमेंट कौन देख रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और ये इसका देख रेख कौन करेगा? लोकसभा के अप्रूवल से पैसे आएंगे। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है देन प्रेसिडेंट के अप्रूवल में आएंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू द लोकसभा व्हेन इट कम्स टू द सेशन। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटीज पे क्या इफेक्ट होगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट रूल का? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारे नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उस स्टेट में, उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। उसमें बाकी जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड अथॉरिटी है उसके पावर्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट की जुडिशरी यानी स्टेट हाई कोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? याद रखेंगे जुडिशरी इससे बिल्कुल इम्यून है। स्टेट की जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है ये? अब एक टॉपिक आपका बचता है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल में, SR बोमाई जजमेंट। जस्ट अ मिनट। SR बोमाई जजमेंट में क्या क्या सेफगार्ड्स लाए गए थे? जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बस यही बचता है। ये लगभग 10 मिनट से मुश्किल का काम है। इसको हम कल के क्लास में देख लेंगे। और कल ही आपका, कल ये टॉपिक प्लस कल आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हम खत्म कर देंगे। इसके साथ इमरजेंसी हमारा कल ही आपका दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा अलग अलग क्लास में एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। कल एक और हम छोटा सा लेक्चर लेंगे जहां पे हम नेशनल इमरजेंसी को कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी से। सो कल आपके छोटे छोटे आई थिंक ये क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा आपका। ये SR बोमाई और स्कोप ऑफ जुडिशियल रूल ये मे बी 15 मिनट्स का हो, बाकी ये सब 15 मिनट के ये सब सॉर्टेड 3 क्लासेस कल होंगे आपके। सो अब प्लीज़ कमर कस लीजिए, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। 933 वैकेंसीज है, बहुत अच्छा नंबर है ये। डिसअपॉइंट मत होइएगा। एक समय था जब 720 आते थे, देख करके रोना आता था। आपके सामने 933 है। दुनिया सच में डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि जितना कंट्रोवर्शियल रील पे वीडियोस स्टूडेंट्स आते हैं उनको कंट्रोवर्सी देखना है, उतना आप एजुकेशन वाले जहाँ पे आपको लिटरली पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपको एम्पावर किया जा रहा है, उसका व्यू देख लीजिए। तो सच में लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर आप फोकस करें और अपने आप में बिलीफ रखें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।